तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं और इसमें आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। देखिए, जब भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं तो हमें कुछ बेसिक उसके पता होना चाहिए। पिछली जो लेक्चर था उसके अंदर में मैंने आप लोगों से बात करी थी एक फोर्स की इक्वेशन को लेकर और कुछ पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट्स को लेकर हमने बात करी। वहां पर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि जो भी हम फोर्स डिफाइन करते हैं बेसिकली ये होती है माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। अगर हम केवल और केवल एफ एक्स की बात करें तो आप उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स की डायरेक्शन में। लेकिन अगर आपके पास में तीनों डायरेक्शन के अंदर में एक्स वाई जेड में फोर्स आ जाए तब आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है उस फॉर्म में। माइनस ये आई आ गया मेरे पास में, माइनस ऑफ कर्ल यू बाई करली वाई जे आ गया, माइनस में करली यू बाई करली जेड, और यहाँ पर आपके पास में के डिफाइन कर दिया जाता है। ये भी चीज आपने सीखी पिछली क्लास में। साथ ही आपने देखा कि जो हमारे पास में एक इक्वेशन होती है जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक इक्वेशन होती है जिसको आप जानते हैं एम जी एच के नाम से। अब इस एम जी एच के अंदर में जो एग्जामिनर होता है बहुत बार वेरिएशन करता है और वेरिएबल मास के साथ में हमें कैलकुलेशन करनी होती है। साथ ही साथ जो एच हमने डिफाइन किया हुआ है इस एच के ऊपर में मैंने बताया था कि कहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन करनी होती है और ये हमने एक एग्जाम्पल भी वहाँ पे किया था, एक न्यूमेरिकल भी वहाँ पे सोल्व किया था और उसी से रिलेटेड आपने इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करी। अब देखो, जो हमने टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं बेसिकली दो तरह के फोर्सेस पढ़े। देखो, अब एक ना माइंड मैप तैयार करना शुरू करो। अभी तक मैं जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ना, इन सब का मोटिव जो है मुझे एक पर्टिकुलर थ्योरम की तरफ में लेके जाने का आप लोगों को। क्योंकि जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे ना तो इसके अंदर में आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपके पास में वर्क डन की और दूसरा आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को हम एक फॉर्म के अंदर में जोड़कर वहां से हम डिफाइन करते हैं अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को लेकर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स को ना आसान बना देती है, सोल्व करने का तरीका आसान बना देती है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमें किससे बचाती है, ये बचाती है हमें इंटीग्रेशन से। कोई भी बड़ा सा क्वेश्चन आए उसके अंदर में इंटीग्रेशन से बचना है तो आप पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट लगा लो, मतलब उसकी एनर्जी निकालने के लिए। ठीक उसी तरह से आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी जिसमें वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं तो आप सीधी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे और आपका आसान क्वेश्चन जो है उसका बहुत ईजी हो जाता है वो। चलो, अब जो मैं आज की क्लास के अंदर में शुरुआत करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में शुरू करूंगा और फिर हम धीरे धीरे उन चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मेरे पास में आता है, एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट होता है। इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम आपको अगर समझना हो तो मैं कुछ एक फॉर्मेशन बना देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन मैंने बनाई और ये मैंने तीन फॉर्म आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है भाई, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा हुआ है, पोजीशन बता रहा हूँ, दूसरी पोजीशन ये है और तीसरी पोजीशन यहाँ पर हमने डिफाइन करी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा तो सभी का आंसर होगा कि ये यहाँ पर रुका हुआ है, यानी कि इसके ऊपर में एफ नेट कितना हो गया भाई, यहाँ पर लगने वाली फोर्स जीरो हो गई है। ये भी इस पर्टिकुलर पोजीशन पर रुका हुआ है तो इसके ऊपर में भी लगने वाला फोर्स जो है वो नेट जीरो हो गया। और यहाँ पर आप देखें तो इस पॉइंट पर भी एफ नेट इज इक्वल टू जीरो है। भाई इस पोजीशन पर खड़ा हुआ है तो यानी कि उसके पास में जो एनर्जी है यानी कि जो उसके ऊपर में लगने वाली फोर्स है वो जीरो होंगे, तभी तो ये मूव नहीं कर पा रहा है, इसी पोजीशन पर रुका हुआ है। ठीक है भाई, यहां तक हमें समझ में आता है। अब बात करूं मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर कि मैं इस ब्लॉक को जो यहाँ पर बॉल रखी हुई है इसको मैं हल्का सा या तो इस साइड में स्लाइड कर दूं या फिर इस साइड में थोड़ा सा मैं इसको धकेल दूं तो ये बॉडी जो है वो मूव करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है एफ नेट जब भी कहीं पर लगता है तो आपने सीखा था जब एनएलएम पढ़ा था तो वो बॉडी क्या होती है मेरे पास में इक्विलिब्रियम के अंदर में होती है। ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट को आप जरा सा भी अगर मूव करेंगे तो ये इसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि आप थोड़ी सी भी फोर्स से इसको मूव कर सकते हैं। सो दिस इज ए टाइप ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जरूरत पड़ेगी इसलिए यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी बात करूँ जो ये पॉइंट है मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँ तो भी ये वापसी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। इधर लेके जाऊँ तो भी ये वापसी अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। यानी आप कहेंगे कि ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है, इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो किस तरह का बॉडी है ये, इसके ऊपर में एफ नेट जीरो लग रहा है तो ये एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। आप फोर्स लगाओ यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमेशा इसी पोजीशन पर पड़ा रहना चाहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक न्यूट्रल पोजीशन पर है। अब ये न्यूट्रल क्या है, मतलब उनकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है उनको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब दूसरा मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ तो आपको एक चीज और दिख रही होगी कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक मैक्सिमम एनर्जी के साथ में, जब यहां पर आप देख रहे हैं तो ये इसके पास में एक एनर्जी है। अब वो एनर्जी क्या है, वो मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। लेकिन आपको इस पॉइंट के अंदर में दिख रहा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज ये अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू पर
रुकी हुई है, तो आप कहेंगे कि ये बॉडी ने कैसा जो मैक्सिमा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है यहाँ पर मैक्सिमम है इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है भाई। अच्छा, अब मान लो मेरे को ये मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी मेरे पास में मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या हो गई है मिनिमम हो गई है, लेकिन जब यहाँ पर आप जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है एक कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब तीनों ही केसेस के अंदर में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि फोर्स हमने क्या डिफाइन करी है जीरो डिफाइन करी है। तीनों केसेस के अंदर में फोर्स को मैंने जीरो डिफाइन किया और उस फोर्स जीरो के साथ में मैंने तीन इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप लोगों के सामने रखी है। अब इन तीन कंडीशंस के साथ में आप डील करना चाहो तो आपको समझ में आता है कि इसको आप लिखते हैं डी यू बाई डी एक्स। केवल मैं अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये जीरो के बराबर में आ रहा है। अब ये जीरो आ रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये भी तो सीख सकते हैं कि भाई अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है क्या कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो आपने डिफाइन करी है कि u यहाँ पर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। u मेरे पास मैंने इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये कांस्टेंट दो ही केसेस में आ सकती है, या तो वो क्या हो मैक्सिमम हो या फिर दूसरा केस उसके अंदर में क्या हो मिनिमम हो। और तीसरा केस क्या बनता है जब आपने एफ नेट ही जीरो लगा दिया है यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एफ नेट ही जीरो लगा दिया तो ये जो बॉडी मेरे पास में आएगी यहाँ पर क्या हो गया उसका न्यूट्रल पोजीशन आप लोग इसकी डिफाइन करते हैं। ये क्या हो गया इसका न्यूट्रल पोजीशन डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब आपको ये निकालना आ जाए कि भाई मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमा होगा या फिर उसका मिनिमा होगा, या फिर मैं कहूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके लिए हम उसका डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, यानी कि जो आपके पास में वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ये लेस देन जीरो आ जाती है तो आप कहते हैं कि वहां पर क्या हो गया मेरे पास में मैक्सिमा है, या फिर कहें कि मैक्सिमम वैल्यू उस ऑब्जेक्ट की रहेगी। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमाज की हम बात करते हैं। और जब मिनिमम आता है तो आपको हमेशा देखना है कि डी यू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है तो आप कहेंगे कि वो किस तरह का इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनर जो होता है। हालांकि बहुत कुछ इसके अंदर में हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। जैसे मान लो आपको ये समझ में आता है कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी एक छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये वाला ये वाला ये वाला हर पॉइंट पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। आप कहें कि ये मेरे पास में क्या है मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर देखो इस ऑब्जेक्ट की और इस ऑब्जेक्ट की, यानी यहाँ पर मैं इसकी डिफाइन करूँ, चलो इसकी थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी एनर्जी यहाँ पर है इस वाले की जो मैक्सिमा मिनिमा बना रहा है, और ये क्या है मिनिमा है जो कि इससे नीचे है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है ये तो मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा है, यानी कि जब वो उसकी टॉप पर रहता है तो मैक्सिमम एनर्जी गेन कर रहा है। तो हम जब भी इन मिनिमा और मैक्सिमा की बात करते हैं तो हम उसके लोकल की बात करते हैं, यानी कि उसके आसपास की एनर्जी से वो क्या है कम है, या फिर कहें कि उसके आसपास की एनर्जी से ज्यादा है। जैसे ऑब्जेक्ट की बात करो तो ये ऑब्जेक्ट आसपास इतना एरिया में अगर कंसिडर करूँ तो इनके रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी मेरे पास में कम है, तो ये मेरे पास में मिनिमम पोटेंशियल रखने वाला है। लेकिन आप इसके साथ में करो कि ये तो मेरे पास में मिनिमा है और यहाँ पर मैक्सिमा आपने दिखा रखा है, तो ये आप इसके साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन आपको इसकी आसपास की वैल्यूज के साथ में करना पड़ेगा, यानी कि हम बोलते हैं ये किया कि ये लोकल मैक्सिमा है या फिर मेरे पास में लोकल मिनिमा है। इन दोनों चीजों से आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जो ये तो सिर्फ एक जस्ट मैंने आपको बताया है कि ऐसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो मिनिमा और मैक्सिमा के बारे में हम बात करें क्योंकि आपके न्यूमेरिकल इससे बनते हैं, इसलिए यहाँ पर डिफाइन करना जरूरी था। उसमें पूछता है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है या फिर मेरे पास में अनस्टेबल है। तो उसके लिए कैसे पहचान करते हैं, पहली चीज तो हमें ये देखना होता है कि अगर मेरे पास ये डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो है, देखो फोर्स तो जीरो होगा, पहली चीज तो फोर्स जीरो होगा तो मुझे एक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को गिवन होगी, न्यूमेरिकल करेंगे तब आएगा समझ में कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स जीरो किस कोऑर्डिनेट पर होगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपको ये देखना है कि ठीक है जीरो के आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, एक्स के कोऑर्डिनेट मिल गए, आप उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर में। अगर उसकी वैल्यू उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर में उन वैल्यूज के ऊपर में लेस देन जीरो आ जाती है तो आप कहेंगे कि सिस्टम कैसा है अनस्टेबल है। आई थिंक ये आपको पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट वाले से समझने की कोशिश करना, बार बार इसका रिवीजन मत करना। देखो ये मेरे पास में एफ नेट जीरो है, यानी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी मेरे को दे रखी होगी, मुझे उसके ऊपर में उसका डेरिवेटिव करके देखना है। अगर मैं उसके डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि फोर जो आए मेरे पास में उसका जीरो किस कोऑर्डिनेट पर होगा वो पता लग जाए,
और फिर जो मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना ये पोटेंशियल एनर्जी को बात कर रहा हूं मैं फोर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं दोबारा। ये पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिफरेंशिएट किया दोबारा से, और जो कोऑर्डिनेट यहां पर मेरे पास में x की वैल्यूज आई थी, चाहे मेरे पास 1 2 3 जो भी आई थी, वो मैं उस डिफरेंशिएट वैल्यू के अंदर में रखूं और उसकी वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप कहेंगे कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है, वो मेरे पास में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से बेहतर लेवल पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये दो चीज आपको नोट कर लेना भाई। कौन कौन सी? कि अगर मेरे पास में, मैं लिख दे रहा हूं इसको, कि डी स्क्वेयर यू बाई में डी एक्स स्क्वेयर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब आप क्या कहेंगे कि मेरे पास में जो सिस्टम है वो क्या है, वो वैल्यू जो है वहां पर क्या बन रहा होगा, एक मिनिमा बन रहा होगा, यानी कि सिस्टम की मिनिमम एनर्जी वहां पर रहेगी। ठीक है, और ये वैल्यूज कहां पर डिफाइन करेंगे हम, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 से निकाल कर लेकर आते हैं, जो किस कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं। दूसरा आपके पास में डी स्क्वेयर यू बाई में डी एक्स स्क्वेयर ये लेस देन 0 आ जाए, तो आपको समझ में आता है कि वहां पर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मैक्सिमम बना हुआ है। और जब भी ये दोनों वैल्यूज आते हैं, अगर ग्रेटर देन आता है तो आप कहेंगे कि जब भी मिनिमा बन रहा है, यानी कि वो कुछ इस तरह का कर्व बन रहा होगा और ऑब्जेक्ट यहां पर रुका होगा, तो ये जो रहेगा स्टेबल मेरे पास में इक्विलिब्रियम रहता है। और ये वाला किस तरह का रहेगा, यहां पर रहता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों के ऊपर में ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तीसरा केस जो हमारे पास में कांस्टेंट वाला होता है, न्यूट्रल वाला होता है, उसके ऊपर में नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन करवाता हूं और क्वेश्चन से आपको और बेहतर लेवल पर समझ में आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन मेरे पास में है कि क्वेश्चन नंबर 1, u दैट विल बी इक्वल टू 8x माइनस में x स्क्वायर, ये आपको प्रोवाइडेड है, और आपको बताना है कि कब मेरे पास में सिस्टम जो है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। सारी चीजें आपको इसके बारे में बतानी, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, और फोर्स जो है वो 0 कब है, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, मुझे इस पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम मेरे पास में गिवन था, लेट अस सपोज कि ये जो अभी सिस्टम हमने बनाया, ऐसा एक सिस्टम आपके पास में गिवन है जिसकी अलग अलग एनर्जीज डिफाइन है। देखो एक्स के साथ में एनर्जी डिफाइन हो रही है ना, ये यहाँ पर अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर अलग होगी, इस पॉइंट पर आओगे तो अलग होगी, यहाँ पर अलग हो जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगा तो चेंज होती चली जाएगी। यानी कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो मैक्सिमम एनर्जी ले लेता है, या फिर वो लोकल मिनिमा एनर्जी ले लेता है। ठीक, अब आपको ये बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है या फिर इस पॉइंट पर है जहां पर उसके ऊपर में नेट फोर्स 0 लग रही है, उन पॉइंट्स के ऊपर में स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेबल है या फिर मेरे पास में अनस्टेबल है। तो हमें अच्छे से पता है कि फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और एफ नेट मुझे 0 देखना है, यानी कि ये नेट मुझे 0 देखना है, तो मैं क्या कर दूं, इसको एफ नेट को 0 कर दूं, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर में। तो इसको मैंने कर दिया 0 के बराबर। चलो भाई, इसको आप u कहां पर है, ये गिवन है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस ऑफ 8 माइनस में 2x दैट इज इक्वल टू 0, और ये 0 आ गया, तो यहां से आपके पास में 8 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आई आपके पास में 4। यानी कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट मिल गया इस पूरे इसके पाथ के ऊपर में जहां पर इसके ऊपर में लगने वाली फोर्स क्या है, वो 0 है, और वो कोऑर्डिनेट है मेरे पास में 4। ठीक है भाई, अब वो कोऑर्डिनेट जो है वो कहीं भी हो सकता है इस एक्सिस पे, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास में हो सकता है कि वो इस पॉइंट पर हो सकता है कि वो इस पॉइंट पर हो, यहां पर होगा तो मेरे पास में मिनिमा बनाएगा, यहां पर होगा तो वो मैक्सिमम बनाएगा। अब सबसे आसान तरीका है कि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर रही तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इस पॉइंट पर रही, इस कोऑर्डिनेट जो है वो यहां पर रहा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनाएगा। तो उसके लिए मेरे को एक ट्रिक पता है कि कैसे आपको सोल्व करना होता है, कि जो भी आपने du बाई डी एक्स लेके आए, ध्यान से सुनना, du बाई डी एक्स लेके आए उसका डबल डिफरेंशिएट कर देना, यानी कि ये जो वैल्यू थी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करें, तो du बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 8 माइनस में 2x। अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वेयर यू बाई में डी एक्स स्क्वेयर करेंगे डिफरेंशिएट, तो आपके पास में आएगा -2। ये वैल्यू आपकी -2 आएगी, x वैल्यू रखने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। अगर जरूरत नहीं पड़ी है तो डबल डिफरेंशिएट इसका कैसा वैल्यू दे रहा है, वो मेरे को लेस देन 0 वैल्यू दे रहा है। अगर ये लेस देन वैल्यू 0 आ रही है तो आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या बनाता है, मैक्सिमा बनाता है। और मैक्सिमा कहां पर बनता है, जो कर्व बनती है उसके टॉप पर बनता है, और टॉप पर बन रहा है तो वो जो इक्विलिब्रियम आएगा, हमने कहा कि ठीक है भाई, आपने एक कहानी हमें सिखाई है कि एफ नेट जब ऑब्जेक्ट पर हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम में है। हमने ये भी कहा कि भाई वो इक्विलिब्रियम में है, हमने वो कोऑर्डिनेट निकाल लिया किस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए मुझे उसका डबल डिफरेंशिएट करना पड़ा।
अब बहुत से लोग गलती कहाँ पर कर देते हैं कि वो जो यहाँ से फोर्स निकल के आती है ना उसी को डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पर ध्यान रखो कि एक नेगेटिव का भी साइन होता है, और वो फिर आपके क्वेश्चन के अंदर में ना जो आप सोल्व करते हैं उसके अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। फिर वो वैल्यू जो है, अगर मान लो मैं इसी को करता तो ये माइनस में लगा देता, ये प्लस अपने आप में वैल्यू बन जाती, तब ये आपका क्या दिखा देते, मिनिमा दिखा देते आप लोग। तो हमेशा कोशिश करो कि जो यू है ना उसी को डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। यहाँ से दो स्टेप ही तो लगेंगे, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन तो सही हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है मेरे पास में, कहां पर हो सकता है मैक्सिमा, ये हो सकता है कि ये चार जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट है वो यहां पर है। तो इस पॉइंट पर अगर एफ नेट जीरो हो रही है तो ऑब्जेक्ट कैसा मेरे पास में, अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में तो है यानी कि उसके ऊपर में लगने वाला नेट फोर्स जीरो तो है, लेकिन वो अनस्टेबल फॉर्म के अंदर में। चलो, आई होप आपको यहां से थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके ऊपर में हम पूरा आर करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने दिया आपको, u दैट इज इक्वल टू 12x माइनस में x क्यूब, और इसके ऊपर में भी आपको पूरी आर करनी है कि एफ जीरो कब होगा, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, सारी चीजें आप इसके बारे में ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, शुरुआत करें क्वेश्चन की या फिर आप लोग खुद कर लेंगे इसको। चलो करवा देता हूं मैं ये, आगे अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। तो मेरे को पता है कि भाई मुझे एफ नेट उसके ऊपर में जीरो निकालनी है, और फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर में एक आपको रिलेशन जरूर पता है, दैट इज इक्वल टू एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये भाई वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी, यू से, कैपिटल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो वहीं लिख रहा हूं मैं। तो यहां से आपने माइनस बाहर रखा, ये आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 12 माइनस में 3x स्क्वायर, और जीरो के बराबर में पुट कर देते हैं इसको, जीरो के बराबर पुट करेंगे ना, यानी कि एफ नेट में उस पर जीरो निकालना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू बनी माइनस से जीरो से जीरो, माइनस जो है वो अपने यहाँ से उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जीरो के बराबर में रखें। तो 12 माइनस में 3x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में x स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू आई है आपके पास में प्लस माइनस 2, ये दो वैल्यू आपके पास में आ गई। ठीक है भाई, अब ये प्लस माइनस 2 का मतलब है कि इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर में ऑब्जेक्ट जो है उस पर लगने वाला फोर्स एफ नेट दैट इज इक्वल टू जीरो है, जैसा यहां पर आपने सीखा। अब ऑब्जेक्ट में भी यहां पर हो सकता है एक केस के अंदर में, एक केस में यहां पर हो सकता है, और मे भी ये हो सकता है कि दूसरे केस के अंदर में भी यहां पर हो, हमें नहीं पता उसके बारे में। हो सकता है कि दोनों केस ही हो सकता है कि एक केस ही हो और एक केस यहां पर हो। तो उसके लिए मुझे उसकी एक एक वैल्यूज के ऊपर में चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू के ऊपर में स्टेबल है और किस वैल्यू के ऊपर में अनस्टेबल है। तो दो वैल्यूज आपको मिलती हैं एक्स की, एक तो मिल रही है +2 और दूसरी मिल रही है -2। वो कहीं पर भी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में हो सकती है, एक्स वाई सिस्टम के अंदर में कोऑर्डिनेट्स के ऊपर में कहीं पर भी हो सकती है। तो मैं कैसे पता करूं कि स्टेबल है या अनस्टेबल है मेरा ये सिस्टम? तो क्या करें, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स निकालो, डी यू बाई डी एक्स। तो यहां से आपने निकाला इसको, तो ये आया 12 माइनस में 3x स्क्वायर। अब इसका डबल डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर यू बाई में डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आया जीरो बन गया, ये आया आपके पास में 6x। एक्स की वैल्यूज आ रही है मेरे पास में, यानी एक्स जो है वो वेरिएबल इसके साथ में आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बता सकता। तो मुझे समझ में आता है कि जो वैल्यू आई है वो -6 आई है, 6x आया, जो डबल डिफरेंशिएट करते हैं उसकी वैल्यू मेरे पास में -6 आई है। ठीक है भाई, अब इसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर में मैं इसकी जो वैल्यू है, यानी कि इसका जो डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर है उसकी वैल्यू मेरे पास में -6 आई है। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों वैल्यूज के ऊपर में किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। तो मैं पहले चेक करता हूँ +2 के ऊपर में, यानी कि +2 पे हम चेक करेंगे, और दूसरा हम चेक करेंगे -2 के ऊपर में। तो +2 से जैसे ही आपने चेक करना शुरू किया तो आपको मिला ये वैल्यू आएगी आपके पास में -12, और इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आएगी आपके पास में +12। अब बताओ आप कि पॉजिटिव किसके लिए जो वैल्यू होती है, यानी कि ये क्या लेस देन जीरो है, ये वैल्यू मेरे पास में लेस देन जीरो है, और ये ग्रेटर देन जीरो है। और जब भी लेस देन जीरो आती है तो वो सिस्टम क्या होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास में जो एनर्जी होती है दैट इज किस तरह की होती है भाई, नेगेटिव। अगर लेस देन जीरो आती है तो यहाँ पर आपको समझ में आता है कि वहां पर क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। और दूसरा जब ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, उसका मिनिमा बन रहा है, ये मिनिमा बन रहा है। अब जहां पर मिनिमा बना है वो सिस्टम्स क्या होते हैं मेरे पास में, यानी कि ये मिनिमा बना है तो ये मेरे पास में स्टेबल सिस्टम हो गया। और ये जो वैल्यू बनी है जहां पर मैक्सिमम बना है, दिस वैल्यू इज अनस्टेबल। तो आपसे पूछे क्वेश्चन में कि कब स्टेबल है, तो +2 के ऊपर में -2 के ऊपर में सिस्टम जो है वो स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये सिस्टम आप ये मान सकते हैं। और दूसरा जो वैल्यू -2 का आ रहा है
तो -2 कहीं यहाँ पर इसके पीछे की साइड में रहेगा, सॉरी -2 के लिए पीछे की साइड अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, चलो भाई इसको ओरिजिन मान लिया, तो -2 मैं ये मान लेता हूँ और +2 ये मान लेता हूँ। +2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, ठीक है ना। -12 अभी आपको सिखाया है ना पीछे, यार इसको आप लोग क्यों नहीं याद कर पा रहे हैं कि जब भी वैल्यू d²u/dx की ग्रेटर देन 0 आती है तो मेरे पास में जो सिस्टम है वो स्टेबल बनता है और वहां पर बनता है मिनिमा। और ये जो केस बना है मैक्सिमम वाला, अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वहां पर बनता है मैक्सिमम। भाई रट लो इसको, याद कर लो, वरना आगे के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आप लोगों से, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों से। इतना कैजुअल बिहेवियर बिहेवियर अपना मत दिखाओ आप लोग। जो तैयारी कर रहे हो ना कंपटीशन के हिसाब से कर लो तैयारी, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास में। चलो शुरू करते हैं आगे। ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए कैसे हम उसकी वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमा से हम उसकी वैल्यू जो सिस्टम स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है वहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ और आप लोग इसको सोल्व कर लेना। कर लोगे? क्या क्वेश्चन दे भैया आपको? मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक ट्राई करना आप लोग। u दैट इज इक्वल टू 12, 12 नहीं, इसको देता हूँ मैं 4x माइनस 3x स्क्वायर। ये वैल्यू है, इसको ऊपर में आप सारी चीज़ें बताओ कि कहाँ पर स्टेबल है कहाँ पर अनस्टेबल है, सारे पॉइंट्स आप डिफाइन करो इसके ऊपर। ठीक है, स्टेबल है तो किस पॉइंट पे है और अनस्टेबल है तो किस पॉइंट पर है, वो आप डिफाइन कर लो इसके। अब ये तो वैसे ही हो जाएगा यार, सीधा हो जाएगा ना। तो मैं इसके अंदर में एक टर्म और डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं क्यूब। क्यूब डाल दिया मैंने। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इससे दूंगा मैं, जो कि मैं बाद में इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में भी यूज करवाऊंगा आप लोगों से। तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया, अभी तक मैंने क्या दिया आप लोगों को, केवल फंक्शन एक्स के अंदर में दे रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन दिया वो भी एक्स के अंदर में प्रोवाइड किया, इससे पिछले वाला क्वेश्चन था वो भी एक्स के अंदर में आप लोग को मिल रहा था। अब मान लो मैं दोनों ही चीजें उसके अंदर में डाल दूं, तो एक्स भी डाल दूं और वाई कोऑर्डिनेट भी डाल दूं, तब क्या होगा उसका। चलो देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। देखो हमारा जो तरीका है ना, उसके अंदर में आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, और मैक्सिमम एडवांस लेवल तक कहां तक वो आपके क्वेश्चन के बारे में सोच सकता है, उसकी सोच के साथ में यहाँ पर खेलते हैं हम। ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन रट के आता हूँ, मुझे एक सीक्वेंस पता है कि भाई मुझे बेसिक लेवल से पढ़ाना है, फिर थोड़ा एडवांस लेवल जोड़ना है, फिर उससे थोड़ा और एडवांस लेवल जोड़कर और इस टॉपिक को खत्म करना होता है। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्यों करवा रहा हूँ, और आप अपने प्रीवियस एग्जाम्स देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए हुए। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन आपके साथ में, क्वेश्चन के साथ में शुरू करेंगे इसको। कॉन्सेप्ट यही रहेगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी है, इसको मैंने प्रोवाइड किया 12x माइनस में एक्स क्यूब। यहाँ तक तो हम बिल्कुल फेमिलियर हो चुके थे। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ वाई क्यूब माइनस में 3y। चलो सोल्व करो कि कहाँ पर 4 जो है वो 0 होगी, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ये सारी चीजें पूरी आर एन डी कर दो। अगर जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझ लो कि इक्विलिब्रियम का चाहे कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे, आप तुरंत कर लोगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। चलो करो इसको सोल्व जल्दी से। तो कैसे सोल्व करेंगे भैया आप इस क्वेश्चन को, अप्रोच समझ में आती है आप लोगों को? दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, मतलब दो मेरे पास में वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक एक्स वेरिएबल आ रहा है और दूसरा वाई वेरिएबल आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे फोर्स का वो एक बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया था पिछली क्लास में कि एफ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल यू बाई में कर्ल डबल बाई एक्स आई माइनस कर्ल यू बाई कर्ल वाई और जे, पार्शियल डिफरेंशिएट इनको करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहां से निकल कर आएगा माइनस ऑफ 12 माइनस 3x²। ये आ गया, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, बाकी तो जीरो हो जाएगी टर्म, क्योंकि y जो है मेरे लिए एज ए कांस्टेंट वहां पर रहेगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम। ये आपकी आ रही है i डायरेक्शन के अंदर में, ठीक है भाई। दूसरा जो आपके निकल कर आएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे y के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएंगे, और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में निकल कर आएगा 3y² माइनस में 3। इतना समझ में आता है? और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, ये रहेगा आपका जे डायरेक्शन के अंदर। वैसे आपका 3 मैं जेड भी इसके अंदर में जोड़ दूं तो जेड वाला भी आप इजीली सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, ये तो आपके पास में आ गई है एफ जो टोटल फोर्स थी। अब ये जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, ध्यान से देखो कि मान लो जो हमारा सिनेरियो है ना कुछ इस तरह का है कि मैंने कोई भी एक फोर्स लगा रखी है, मान लो इस तरह की एक फोर्स इस पे लग रही है एक्स डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रही है वाई डायरेक्शन में। समझ में दिख रहा है आप लोगों को? एक आई डायरेक्शन में और एक लग रहा है जे डायरेक्शन में, यानी कि ये आपका आई यूनिट वेक्टर है और ये जे यूनिट वेक्टर है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अगर इस सिस्टम को
अगर इस सिस्टम को एक स्टेबल पोजीशन पर रहना है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहना है, तो जो फोर्सेज यहां पर लग रही हैं, चाहे आई में हो चाहे जे में हो, उनको जीरो होना पड़ेगा। अगर वो जीरो है तो ये जो एफ नेट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लग रहा है, चाहे किसी भी कितनी भी फोर्सेज लग रही हो, उन सभी का मैंने रिजल्टेंट यहाँ पर बनाया है, तो ये जो नेट रिजल्ट है ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं जीरो के बराबर पुट कर दूं तो मुझे वो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे जहां पर उसके ऊपर में लगने वाली फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। तो मैंने दोनों को जीरो के बराबर में पुट कर दिया, तो यहां से आपको पता चला कि 12 माइनस में 3x² दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू जो आई है, x की वैल्यू आई है आपके पास में प्लस माइनस में 2। ठीक है भाई। ठीक उसी तरह से y कोऑर्डिनेट वाला भी मैं जीरो कर दूं, क्योंकि जब दोनों कोऑर्डिनेट की वैल्यू उसके दोनों वेरिएबल जो x और y है, दोनों कोऑर्डिनेट्स में आपकी फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी, तभी तो आप कहेंगे कि स्टेबल है मेरी ऑब्जेक्ट। मान लो ये जीरो कर दिया तो ये ऑन है, तो मतलब इसमें अभी अवेलेबल है फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा ले जाएगा। या फिर इसको जीरो कर दिया तो ये इस तरफ में लेके जाएगा। लेकिन मुझे तो एक स्टेबल कंडीशन देखनी है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन देखनी है, जहां पर उस पर लगने वाला एफ नेट जो है वो जीरो है। और वो जीरो कब हो सकता है, जब दोनों ही वैल्यू यानी कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स और वाई डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कितनी हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ से आपने 3y² माइनस में 3, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू आएंगी आपके पास में दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1। ठीक है भाई। हमें वो कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहां पर इस पे लगने वाला फोर्स जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखो शुरू करते हैं हम इसको। इनको पॉइंट्स है, इनको मैं एक बार एक ग्राफ के ऊपर में प्लॉट करके देख लेते हैं। ये आपके पास में ग्राफ है, कोऑर्डिनेट्स आपको प्रोवाइडेड है। पहला कोऑर्डिनेट ये रहा मेरे पास में, दूसरा कोऑर्डिनेट ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। कैसे पता लगा, देखो x की वैल्यू है मेरे पास में, y की वैल्यू है, तो इन्हीं को तो प्लॉटिंग करनी है, वो कॉमन पॉइंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कॉमन पॉइंट यहाँ से लिया आपने, ये मिला वैल्यू 2 1 x2 है और y मेरे पास में 1 है। इस पॉइंट पर मान लो मेरे पास में 2 है और ये 1 है। इस पॉइंट पर आप जाओ तो यहाँ से वैल्यू आई आपकी -2 और ये आ गया आपका -1। और तीसरा चौथा पॉइंट बचा मेरे पास में +2, यानी कि x वाला प्लस है और y वाला मेरे पास में माइनस है। ये तो चार पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई। दो x की वैल्यू है और दो मेरे पास में y की वैल्यू है, उन्हीं को मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लॉट किया, सिंपल सा। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि इससे बाहर कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया तो इससे आपको एक समझ आएगी कि हम किस तरह से ओरिएंटेशन करते हैं और कैसे हम उसको जो स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी किसी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम की डिफाइन करते हैं। चलो, अब ये जो पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर में मुझे चारों पॉइंट्स पे मुझे ये देखना है कि सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि x के लिए, x की दो वैल्यू है, कौन सी, +2 है और -2। इसी तरह से y की वैल्यू मेरे पास में -1 है और +1 है। इनके लिए सिस्टम कहां पर स्टेबल है और कहां पर अनस्टेबल है। देखो मेरे पास में जो सिस्टम बना था, यानी कि मैं उसको डबल डिफरेंशिएट करूं, जो आपका बना था, ये वैल्यू जो बनी है, अगर मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता चलूं तो x के रिस्पेक्ट में करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग करके देख लेना इसको, d²u/dx² करूं मैं, तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी -6, जो हम पहले भी कर चुके हैं। और दूसरा केस आपको करें तो d²u/ में dy², तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 6y। ये दो वैल्यू बनेगी, आप इसको चाहे डबल डिफरेंशिएट करके देख लेना, जो हमने पीछे प्रोसीजर को सीखा है। ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू है, दो वैल्यूज मेरे पास में, कौन सी, +2 और दूसरी है -2। यहां पर भी y की वैल्यू दो है, एक +2 है और दूसरी है सॉरी +1 है और दूसरा है -1 है। ठीक है भाई। अब इनके ऊपर में आप वैल्यूज को पुट करो, तो मैंने +2 को पुट किया तो यहां से आपकी वैल्यू आई -12, और जब आपने -2 को पुट किया तो ये वैल्यू आई आपके पास में +12। यहां पर पुट करेंगे +1 को तो आया आपके पास में 6, -1 को पुट करेंगे तो आपके पास में आंसर आया -6। अब ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, तो यानी कि सिस्टम जो है वो +2 के ऊपर में क्या है, स्टेबल है। यानी कि यहां पर क्या दे रहा है वो, मिनिमा दे रहा है, सॉरी माइनस माइनस वैल्यू आ रही है, तो यहां पर आपको मिल रहा है मैक्सिमा। और ये प्लस आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है, तो -2 के ऊपर में आपको मिल रहा है क्या, मिनिमा। ठीक उसी तरह से यहां पर देखो कि +1 के ऊपर में मुझे मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आपको क्या दे रहा है, एक मिनिमा प्रोवाइड कर रहा है। वो एक छोटी सी टेबल बनवाई थी ना, उसको बार बार यूज करेंगे हम। और ये जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है क्या, मैक्सिमा। कैसे पता लगा, ये वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रही है तो आपको मिलता है मैक्सिमा, मैक्सिमा मिलता है। और जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो आपको मिलता है मिनिमा। और जब भी आपको मिनिमा मिलता है तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, यानी कि पॉइंट कौन सा, -2 है, वहां पर क्या रह गया, ये स्टेबल रह गया।
और ये पॉइंट जो है जहां पर मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, यहां पर सिस्टम जो है +2 के ऊपर में दैट इज अनस्टेबल। ठीक उसी तरह से आओ कि मैक्सिमम मिनिमम मिला मेरे को किस पर, +1 के ऊपर में, तो सिस्टम इज स्टेबल। और यहां से आप देखो तो ये मैक्सिमम मिला है, यानी कि सिस्टम इज अनस्टेबल। तो आपको समझ में आता है कि जो सिस्टम है वो +2 के ऊपर में अनस्टेबल है, -2 के ऊपर में स्टेबल है, y की वैल्यूज को देखिए तो +1 के ऊपर में वो स्टेबल है और -1 के ऊपर में वो अनस्टेबल है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा एक इलेक्ट्रोस्टैट का कॉन्सेप्ट पता हो तो वहां पर एक हम कुछ ऐसा करते थे कि +q और -q, दो चार्जेस हमने रख लिए और बीच में हम एक चार्ज रख दिया करते, मतलब दो अलग सेम चार्जेस हैं, उनको हमने यहाँ पे प्लेस किया और बीच में कोई भी चार्ज हम यहाँ पे प्लेस करते थे, तो आप कहते थे कि ये किस कंडीशन में, ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर मान लो मैं इसको एक्स डायरेक्शन में, और ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में बोलते थे आप लोग, एक्स की डायरेक्शन में, या फिर कहते थे कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज पार्टिकल। नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, हम इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे भी। अगर जिसने पढ़ रखा है तो उसको ये पता है कि ये पॉइंट जो है आप कहीं कहीं पर भी लेके जाओ इसको, ये वापसी इसी पोजीशन पर लौट कर आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। और वो इक्विलिब्रियम किस लाइन के अलोंग है, वो आपके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज पार्टिकल्स, उस लाइन पर आप मूव करवाओगे तो वो स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। लेकिन आपको ये पता है कि मैं इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस लेके जाऊं, तो ये जो चार्ज है वो अनस्टेबल रहता है, यानी कि वहां पर वो जो सिस्टम है वो क्या दिखाता है, वो मेरे को अनस्टेबल दिखाता है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहता है वहां पर। तो ये तो आपको मिलती है स्टेबल कंडीशन जब उस लाइन के अलोंग लेके आ रहे हैं, और यहां पर आपको अनस्टेबल मिलती है। क्यों? देखो, ये लगाएगा फोर्स स्पेस डायरेक्शन में, ये लगाएगा फोर्स स्पेस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल कहां भाग जाएगा भाई, ये इस डायरेक्शन भाग जाएगा, यानी कि ये पोजीशन उसकी अनस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास में जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि हम किस लाइन के अलोंग में उस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, या किस लाइन के अलोंग में हम उस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, या फिर अपना व्यू उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर में आपने देखा कि अलोंग द लाइन एक्सिस में लेके चलूं तो वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर टू द मैं एक्सिस चला जाऊं तो वहां पर आपको दिख रहा है कि स्टेबल नहीं रहेगा, वो अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम। अब आ जाओ इस कॉन्सेप्ट को यहां पर कैसे सीखेंगे। तो यहां से आपको समझ में आता है कि मेरे पास में दो कोऑर्डिनेट है, एक +2 का है और एक मेरे पास में +1 का है। तो देखो कि x के +2 के लिए ये सिस्टम क्या है, +2 के लिए ये सिस्टम अनस्टेबल है, यानी कि मैं इस चार्ज को x एक्सिस के अलोंग लेके जाऊंगा तो ये रहेगा अनस्टेबल। +1 के लिए देखो तो +1 के लिए आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू दे रहा है मेरे को मिनिमा, और मिनिमा पे हमेशा क्या मिलता है, मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो मैं इस लाइन के अलोंग लेके जाऊंगा तो यहां पर क्या मिलेगा, इसको एक स्टेबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि ये जो है ये +2 पर अनस्टेबल है, और प्लस यहाँ पर 1 के लिए क्या हो गया, सिस्टम मेरा स्टेबल हो गया। ठीक है, यानी कि मैं x के अलोंग में मूव करूंगा तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, y के अलोंग में मैं इस एक्सिस से मूव करूंगा तो आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट को देखो, -2 के लिए क्या है, -2 के लिए सिस्टम क्या है, स्टेबल है। 1 के लिए क्या है, ये +1 के लिए, +1 के लिए भी स्टेबल है। चाहे मैं x एक्सिस पर जाऊं, चाहे मैं सॉरी ये y एक्सिस पर जाऊं, या फिर मैं x एक्सिस पर जाऊं, सिस्टम मेरा दोनों ही कोऑर्डिनेट्स में क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये जो कहानी आपको सिखाई, आप इनका भी चेक करके एक बार देख लो कि कहां पर स्टेबल है या कहां पर अनस्टेबल है। तो ये जो कहानी आपको सिखाई गई है पीछे, पहले मैंने एक कोऑर्डिनेट को लेकर यहां पर से आपसे बात करी, जिससे आप x वैल्यू गिवन है या y गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि कहां पर मेरा सिस्टम जो है वो स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। ठीक उसी तरह से मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दिया तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लैरिटी है इस चीज की एनएलएम के थ्रू, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को रुकना है, यानी कि वो एक इक्विलिब्रियम में रहना है, तो उसके ऊपर में लगने वाली फोर्स है, यानी कि एफ नेट जो है वो 0 हो जानी चाहिए। लेकिन हमने जब जैसे यहाँ पर पहुंचे तो हमें दिखा कि दो कोऑर्डिनेट्स में मेरे को वैल्यूज मिल रही है, एक एक्स में मिल रही है और एक वाई में। तो कोई इशू नहीं, हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली इक्वेट करेंगे 0 के बराबर में, और 0 के बराबर पुट करेंगे तो वहां से मुझे दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स के और वाई के। और उन पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर में मैं चेक करूंगा कि कहां पर मेरा सिस्टम स्टेबल है और कहां पर अनस्टेबल है। जब ये आप चीज निकाल लोगे तो आप ग्राफ के अंदर में जो आप बना रहे हो, ये पॉइंट्स को जो प्लॉट कर रहे हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट यानी कि किस क्वाड्रेंट के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है वो अनस्टेबल है या फिर स्टेबल है। और अनस्टेबल है तो किस एक्सिस के अलोंग अनस्टेबल है, और स्टेबल है तो किस एक्सिस के अलोंग में स्टेबल है। तो ये पूरी R&D आपको इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। ऐसे कितने क्वेश्चन आप इसके अंदर में बना सकते हैं। अब कोई भी इसके अंदर में नई कहानी नहीं बचेगी, और कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर में नहीं है। अच्छा, अब
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, घर पे एक बार आपने ट्राई करके देख लेना। u दैट इज इक्वल टू x4 माइनस में 5x²। सारी चीजें बतानी है कि फोर्स कब जीरो होगा, स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, और किन किन पॉइंट्स के ऊपर में ये है। तो सारी आप एक बार चेक करके देख लेना, आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। और कोशिश करना ग्राफ अगर प्लॉट कर सको तो कर लेना, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ में हम बढ़ेंगे, और उसको आप सभी ने जाना है वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में जाने से पहले मैं कुछ आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि हमने कितनी तरह की फोर्सेस पढ़ी है। पहला जो हमारे पास में रहता है वो रहता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर आप सिंपली बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स लिख लेते हैं। पहला आपने सीखा कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा आपके लिए रहता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अब कौन कौन सी फोर्सेज होते हैं इसके अंदर में। कंजर्वेटिव फोर्सेज में हमारे पास में तीन तरह की फोर्सेज को हम डिफाइन करते हैं। पहला जो रहता है वो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा जो रहता है जिसको आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा आपने सीखा दैट इज जो हमारे पास में आता है स्प्रिंग फोर्स के नाम से। स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो भी हमारे पास में कंजर्वेटिव नेचर की होती है, ठीक है। और जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ये फोर्स हमारे पास में होती है। तो ये तो हमने बेसिक बेसिक इसकी फोर्सेस को डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक और तरह की भी फोर्स होती है, और उसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो हमने एनएलएम में पढ़ी थी, दैट इज स्यूडो फोर्स। कौन सी है ये? स्यूडो फोर्स। अब एक हम न्यूमेरिकल लेंगे, और न्यूमेरिकल के अंदर मैं सारी फोर्सेस उस पर लगा दूंगा मैं, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि इसका वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो भी कैलकुलेट करना होगा वहां से कैलकुलेट करने के लिए आपको बोलूंगा। लेकिन वहां पर जाने से पहले आपको इन सभी फोर्सेस से फेमिलियर होना पड़ेगा। अब जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है उसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। और ये एच कहां से होता है? जो भी हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, मतलब जहां से भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां से उस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और एम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का होता है जो कि वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तो दोबारा से मैं ये चीजें रिपीट करूंगा। अब तीसरा जो आता है जिसको आप लोग जानते हैं स्प्रिंग के नाम से, स्प्रिंग फोर्स के नाम से, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि इन सब की जरूरत आपको पड़ेगी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको स्प्रिंग से देखने को मिलते हैं, और जब भी मैंने देखा है कि जब भी एस्पिरेंट है ना तैयारी कर रहा होता है और उसको स्प्रिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे देता है ना, तो वहां पर क्या होता है, वो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसको यही नहीं पता है कि वो एक जरूर, उसको ये पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर लिखता है वो, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये एक्स कहाँ से लेना है। के तो चलो ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये एक्स को ही डिफाइन नहीं कर पाता है। और कैसे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे, ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होके आया है। जब तक आपको इसके डेरिवेशन का नहीं पता लगेगा ना, तो मैं कहता हूँ कि स्प्रिंग फोर्स के जितने भी क्वेश्चन है ना, उनसे हमेशा और हमेशा डरते रहोगे आप लोग, और उसी डर को भगाना चाहता हूं मैं। चलो, इन सभी चीजों को मैं आगे यूज करूंगा। एक माइंड मैप आप लोग अपने दिमाग में तैयार कर लें कि हमारे पास में जो फोर्स होती है वो तीन तरह की, एक कंजर्वेटिव, एक नॉन कंजर्वेटिव, और तीसरा स्यूडो फोर्स। इनकी हमें पूरी वर्क एनर्जी पावर के अंदर में, आगे हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें आगे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, हर चीज के अंदर में हमें इन फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं इसको कि कैसे हम स्प्रिंग फोर्स को एक बेटर वे में समझ सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स, अब होती क्या है स्प्रिंग फोर्स? आप सभी जानते हैं कि एक स्प्रिंग है, मान लो मेरे पास में ये, और इसको मैंने एक पर्टिकुलर रिजिड सरफेस के साथ में बांध दिया है। यहां पर मैंने इसको बांध दिया है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने एक मास जो है वो m लटका दिया। ठीक है भाई। अब ये जो पोजीशन है इसकी, यहां पर जो आप बोल रहे हैं, ये इसको हमेशा सेंटर टू सेंटर हम मेजर करते हैं। ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना यहां से यहां तक की, ये ऑब्जेक्ट की एक है नेचुरल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल लेंथ। यानी कि आप एक जो भी हमारे पास में स्प्रिंग है उसको आप नॉर्मली छोड़ दें, तो जिस लेंथ पर वो बनी रहती है उसको हमेशा जानते हैं हम उसकी नेचुरल लेंथ से जानते हैं। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे खींचा, इस पॉइंट पर ले आया मैं, यहां से यहां तक ले आया मैं, और ये पोजीशन में मान लेता हूं कि जो इसकी नेचुरल लेंथ थी वहां से मैंने इसको एक्सटेंड किया है x1 डिस्टेंस पे।
अब तीसरे केस में मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा और आगे खींच के लेके आता हूं, और इसकी जो नेचुरल लेंथ थी वहां से मैं इसको x2 पोजीशन पर ले आया हूं। भाई मैं उसको खींच रहा हूं, और खींच के कुछ ना कुछ तो वर्क डन कर रहा हूं, और वर्क डन कर रहा हूं तो ये स्प्रिंग क्या कर रही होगी, उसके ऊपर में स्प्रिंग जो है कुछ इस तरह से आपके पास में है, आप खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या चाहेगी, उसके एलोंगेशन जो भी हो रहा है या फिर जो उसका जो भी चेंज हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है या एलोंगेशन हो रहा है, उसका हमेशा अपोज करना चाहती है वो। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, स्प्रिंग इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी फोर्स, और वो होगी उसकी k इंटू में एक्स। और ये x क्या होता है, जितना भी आपने इसको खींचा है ना, यहां से यहां तक जो भी खींचा है, मान लो ये डिस्टेंस जो खींची है आपने x, उसके अपोजिट में फोर्स लगती है ये, जितना खींचा उसका डिस्प्लेसमेंट इनटू में ये कांस्टेंट आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। तो आप ये कहें कि भाई ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आया तो इस पे यहां पर भी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जब ये खींच के आप इस पोजीशन पर लेके आए तब भी इसके ऊपर में एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। जो वर्क डन आपने किया, और स्प्रिंग अपने आप में क्या कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो उसको वापसी अपनी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये वर्क डन उसके ऊपर में होगा, कंफर्म है कि उसके अंदर में क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्यों आई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो हमने स्प्रिंग फोर्स बोली है वो अपने आप में क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो मुझे कैलकुलेट करनी है। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम होती ना, वो बेसिकली डील करती है हमारी पोटेंशियल एनर्जीज के साथ में। और पोटेंशियल एनर्जी किन फोर्सेस के अंदर में आती है, वो आती है हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीनों का हमें पता होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नॉन कंजर्वेटिव जो फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, ये भी अपने आप में एक एनर्जी लगा रहे होंगे, इनका भी हमें, या वर्क डन कर रहे होंगे, उनका भी हमें पता होना चाहिए। भाई पहले मुझे इनकी जानकारी तो मिल जाए, इनको तो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इनके वर्क डन को हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी जो कहानी मैं बता रहा हूँ स्प्रिंग को लेकर बता रहा हूँ कि स्प्रिंग की हम एनर्जी क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का ही हम क्या डिफाइन करते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो अपना कन्वेंशनल मेथड है उससे हम एक बार बात कर लेते हैं और फिर उससे शॉर्टकट निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लगाया, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, क्योंकि वो एक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका अपोज करेगा, तो माइनस फोर्स यहाँ पर आ जाती है। और वर्क डन को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी आर, मतलब जिस डायरेक्शन में भी आपका मोमेंट हुआ, आर हुआ या एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, जो भी आया वो लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पर क्या आई थी फोर्स, मेरे पास माइनस के एक्स है, तो यहाँ पर माइनस के एक्स इंटू में डी एक्स, ये इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने माइनस को सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, इंटू में डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, आप लेके जा रहे हो x1 पोजीशन से, मैं निकालना चाह रहा हूँ कि x1 पोजीशन से, और जब मैं उसको x2 पोजीशन पर लेके गया तो कितना मुझे वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ से आपने निकाला x1 x2, ये हम ऑलरेडी एक बार कर भी चुके हैं, मैं फटाफट इसका लिख देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन लिखना चाह रहा हूँ, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपने इसका एक फॉर्मूला सीखा था मेरे साथ कि u इनिशियल माइनस में u फाइनल, ये सीखा था या नहीं सीखा, बताओ मेरे को। कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, एक फोर्स का रिलेशन मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया, और एक वर्क डन का लिखवाया था। तो वर्क डन को आप पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में लिखना चाहे तो u इनिशियल माइनस में u फाइनल होता है, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ऐसे लिखते हैं ना। तो मैंने उसी को किया है, ये u फाइनल माइनस में u इनिशियल आएगा, लेकिन माइनस होने की वजह से क्या होता है, u इनिशियल माइनस में फाइनल हो जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं u इनिशियल माइनस में u फाइनल। ठीक है भाई। तो यहां आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस ऑफ हाफ के x1 x2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के x1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास में आ गई है। ठीक है भाई, ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी का, आपको क्या मिला, डिफरेंस मिला। लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करें, मुझे तो कैलकुलेशन करनी है एक ऐसे पॉइंट से, एक ऐसे रेफरेंस लेवल से जहां से मेरे लिए चीजें कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, की पॉइंट बना लेना इसको, आगे हर बार यही पॉइंट यूज करना है कि ये डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस है वो डिपेंड किस पर कर रहा है। क्या वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, मान लो ये वैल्यू मेरे पास में 10 आई, ये वैल्यूज मैंने अलग कर दी तब भी मेरे पास में 10 आएगा, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया इनके अंदर में तो भी ये डिफरेंस मेरा क्या आएगा, चेंज आएगा। यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो है ना वो हमेशा इतना ही बना रहेगा। तो ये जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है मेरे पास में कि मैं कहां से उसको कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको स्प्रिंग के क्वेश्चंस की या फिर आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी होती है, तो आपको एक रेफरेंस लेवल डिसाइड करना होता है।
एक रेफरेंस लेवल डिसाइड करेंगे और वो रेफरेंस लेवल ऐसा होगा जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। नहीं आया समझ में, कोई इशू नहीं है, यहां पर समझने की कोशिश करो। मान लो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो अच्छे से सीखा है। आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की साइड में लेके जा रहे हैं और मान लो ये आपने h हाइट तक लेके गए और आपने जाकर लिखा कि मान लो मैंने m मास ऊपर लेके गया, तो आप यहां पर डिफाइन करते हैं कि mgh इसकी क्या हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। बेसिकली आपने किया क्या है, आपने इसको कंपेयर किया है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पर आप जर्नली क्या मानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। यानी कि ये आपने एक रेफरेंस लेवल डिसाइड किया था, उस रेफरेंस लेवल के बेसिस पे आपने कहा कि इस पॉइंट पर उसकी एनर्जी mgh है। अगर मैं यहां पर कोई अलग वैल्यू मान लेता, मान लो यहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी को बता दिया 10, मैं ये पॉइंट मानता जिसकी वैल्यू ये यहां पर इस पॉइंट के ऊपर में उसकी वैल्यू थी मान लो 15 थी, और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर लेके गया हूं मैं इस पॉइंट के ऊपर में, तो इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी मेरे पास में 25। तो यहां पर आपका टोटल वैल्यू आया मान लो कितना आ रहा था, 0 माइनस 10, 10 आ रहा था, 10 आया। इस पॉइंट से मैं ऊपर उठाकर लेके गया हूं, तो आपको समझ में आता है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी का गेन हुआ उसके अंदर में, बिल्कुल यहां पर भी मेरे को 10 जूल एनर्जी उसकी गेन हुई। लेकिन ये क्या था, यहां पर आपने क्या माना हुआ है, 15 जो था उसको अब आप क्या मानेंगे कि रेफरेंस लेवल मान के चलेंगे, और रेफरेंस लेवल को मानते हुए आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इस केस में जो हमने अभी निकाला कि यू आई माइनस में यू फाइनल दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वेयर माइनस में हाफ के एक्स वन का स्क्वेयर। अब ये जो स्प्रिंग थी, इस स्प्रिंग के केस में मैंने दो पॉइंट डिफाइन किए थे, एक पॉइंट था आपका x1, दूसरा पॉइंट था आपका x2, और एक उसकी नेचुरल लेंथ थी यहां पर, ये नेचुरल लेंथ थी। तो ये जो लेंथ है ना हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम रेफरेंस लेवल जो है वो क्या मानते हैं, यहां पर मेरे पास में नेचुरल लेंथ थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज करेंगे भाई, ये जो पॉइंट था ना यहां पर मैंने इसको कंप्रेस कर रखा था, सॉरी ये जो था ना यहां पर इसको मैंने कंप्रेस किया था, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेना इसके अंदर में, बाकी कैलकुलेशन हमारे पास में ये रहेंगी, बस उसको बताना है थोड़ा सा, मैंने उसके अंदर में नेचुरल लेंथ को थोड़ा पीछे डिफाइन कर दिया था, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी। ठीक है, इसको मैंने पहले कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद में x1 डिस्टेंस यहां से यहां तक लेके गया, और फिर इस पॉइंट से मैं x2 इस डायरेक्शन में लेके गया, तो मेरा वर्क डन वहां पर मुझे कैलकुलेट करना था। ठीक है भाई, तो ये जो पॉइंट आया आपने यहां पर, जो पॉइंट है x1 जो आप यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, इसकी एक नेचुरल लेंथ है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हमेशा और हमेशा एक पॉइंट को मुझे एक रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस लेवल हम अपनी स्प्रिंग के केस में किसको मानते हैं, जो उसकी नेचुरल लेंथ होती है उसको हम उसका पोटेंशियल क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अभी आपको चीज समझ में नहीं आ रही होगी, एक बिल्कुल बेसिक सी चीज लग रही होगी, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना इसके, वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। अभी तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो चीज हमें पता थी, लेकिन कहां से आ रही है ना चीजें, ये रेफरेंस लेवल का जो कहानी बता रहा हूं ना मैं आपको, ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली है, एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा तब देखना इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, किसको मैं इनिशियल मान लूं अपना, यहाँ पर x1 जो है उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, यानी कि उसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लूं, जीरो मान लेता हूं। यानी कि इनिशियल जो थी वो ऑब्जेक्ट हमने मान लिया कि ये इस पोजीशन पर थी, हमने नेचुरल लेंथ को उसकी इनिशियल पोजीशन मान लिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई है, माइनस यू फाइनल। अब पोजीशन x1 कौन सा है मेरे पास में, ये वाला, इसको हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया, तो बचा क्या मेरे पास में, माइनस ऑफ हाफ के, और ये जो एलोंगेशन हुआ इसका यहां से यहां तक का, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं x से, तो ये आया आपके पास में के एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट की जो फाइनल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी कि एक स्प्रिंग जो है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और ये जो x आप लेते हैं ना, ये उस पॉइंट से लिया जाता है जहां पर उसकी नेचुरल लेंथ होती है। जो नेचुरल लेंथ है वहां से कितना आपने क्या किया, एलोंगेट किया, यानी कि उसको डिस्प्लेस किया, उससे मूव किया, या फिर उससे कंप्रेस किया, तो ये x वहां से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो फाइनल एनर्जी एक स्प्रिंग को लेकर हाफ की एक्स स्क्वायर आप लोग याद रखेंगे, तो यहाँ पर जो स्प्रिंग थी इसकी एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी कि हाफ के एक्स स्क्वायर हमारे पास में होती है, और ये x जो होता है ये हमेशा एक रेफरेंस लेवल से लिया जाता है, और वो रेफरेंस लेवल हमें इस तरह से चूज करना होता है, या फिर कहें कि उस पॉइंट को हमेशा हमें जीरो पोटेंशियल पर रखना होता है जिस पॉइंट की
जीरो पोटेंशियल पर उस पॉइंट को रखो, उस रेफरेंस लेवल के पॉइंट को, जहां से मुझे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना इजी हो जाए। यानी कि एक ऐसा पॉइंट मानना होता है, जैसे इस केस के अंदर मैंने पॉइंट क्या माना, यहाँ पर मैंने स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ को एक पॉइंट मान लिया जहां से मैं इजीली इसकी कैलकुलेट कर सकता न्यूमेरिकल्स की। तो ये रेफरेंस लेवल आगे से स्प्रिंग के लिए हम क्या रखेंगे, उसकी नेचुरल लेंथ को रखेंगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा आप लोगों को। मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, एक स्प्रिंग है, एक यहाँ पर आपने ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, ये कांस्टेंट है k, और इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 है। यानी कि ये उसका क्या था, रेफरेंस पॉइंट था, या आप कहें कि ये उसकी नेचुरल लेंथ थी जो ऑब्जेक्ट थी। जब ये स्प्रिंग था ना, पहले देखो स्प्रिंग जो था वो पहले यहाँ तक था, फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैं मास रख दिया, मास रखने से स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गई है। कंप्रेस हो गई तो आपको समझ में ये भी आता है कि ये क्या कर गई है, नीचे की तरफ में डिस्प्लेस कर गई है, और हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट दे दी x। अब उसकी जो नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में की हो ना, ये इस नेचुरल लेंथ से ये नीचे की साइड में चला गया और हमने मान लिया x है ये। ठीक है, अब मुझे बताना है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। क्या आप कर पाएंगे इसको, पोटेंशियल एनर्जी मुझे बतानी, करो सोल्व इसको, क्या दिमाग लगा सकते हैं आप इसमें। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो मुझे इसके बारे में x की वैल्यू का पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखो कि इस सिस्टम के अंदर में कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं स्प्रिंग को मासलेस मान रहा हूं, स्प्रिंग जो है हमारी पास में मासलेस हमने मानी हुई है यहां पर, लेकिन मास जो है उसके पास में एक वेट है। तो दो चीज आपको दिख रही है कि एक तो ब्लॉक की वजह से उसमें आ रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर में आ रही है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तभी मैं उसकी बता सकता हूं कि इस सिस्टम की, मैंने क्या कहा, इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है, तभी मैं उसकी सिस्टम की क्या बता सकता हूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और कितनी उसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर आप लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है भाई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस पोजीशन से जो रेफरेंस लेवल आपने जीरो दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल ये है मेरे पास में 0, तो ये ऊपर से नीचे की साइड में आ रहा है। तो नीचे की साइड में आ रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम जी एक्स। भाई ये होता है ना कि जो रेफरेंस लेवल लिया है ऊपर की साइड में हमने पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे की साइड में सारी कैलकुलेशन हमने नेगेटिव लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इस लेवल से नीचे की साइड में लूंगा तो नेगेटिव लूंगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास में वेट। ठीक है भाई, दूसरा आप देख रहे हैं कि हाफ के एक्स स्क्वायर, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये जो स्प्रिंग थी ये कंप्रेस हो गई है। भाई नीचे की साइड में कंप्रेस हो गई नहीं एक्स से, जितना ये था थ्रू आउट उसकी एक्स कंप्रेशन आ गई है, तो थ्रू आउट द लेंथ उसमें रिफ्लेक्ट होगी, और कहां से, उसकी नेचुरल लेंथ से वो आ गई है। अब नेचुरल लेंथ से आपको समझ में आता है कि अच्छा ये इतनी डिस्प्लेस कर गई है तो उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर आएगी। अब एक्स हमें पता नहीं है, एक्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो एक चीज आपको जरूर पता होगी कि इसको कंप्रेस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। भाई ब्लो जो मेरे पास में ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग तो एज इट इज यहाँ पर रखी हुई थी, इसको कंप्रेस करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जो ये मास आपने रखा यही तो रेस्पॉन्सिबल होगा इसको नीचे लाने के लिए। भाई इस पे रखोगे तो इसके वेट के कारण में नीचे गई है, यानी कि इस स्प्रिंग के ऊपर में एक फोर्स लगा जो कि था mg के बराबर, और इसने स्प्रिंग को कंप्रेस करवाया कितने वैल्यू के बराबर में, कि x के बराबर में। स्प्रिंग कांस्टेंट यही तो फोर्स है, ये उसका वेट और ये उसकी स्प्रिंग की फोर्स, दोनों को इक्वेट करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तो यहां से आपको x की वैल्यू समझ में आती है, दैट इज इक्वल टू mg बाई k। क्या मैं अब जो गिवन डेटाज हैं उनकी फॉर्म में आ चुका हूं, बिल्कुल आ चुके हैं। तो यहाँ से अब क्या करना है, सिंपल बचा है, उसको रखो mg बाई के प्लस हाफ के mg बाई के इंटू में होल स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था कि जो हमने चीजें यहाँ पर मैं ये जो बता रहा था ना, नेचुरल लेंथ से पोटेंशियल एनर्जी को लेते हैं, इस x के ऊपर में इतनी जो कहानी हमने सुनी है वो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि कैसे हमें इन एनर्जीज को, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना होता है और कैसे उसके अंदर में एनर्जी को इंट्रोड्यूस करवाए। अगर ये नेचुरल लेंथ नहीं गिवन होता तो मैं नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, मैं कहीं से भी उसको मान के करना पड़ता फिर मेरे को। तो हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना, मैंने माना कि इसके ऊपर में उसकी वैल्यू 0 है,
अगर मैं जीरो नहीं मानता तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी होती, यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होती, दो अलग अलग वैल्यूज मेरे पास में आ रही होती, फिर दोनों को आप वेरिएबल्स के फॉर्म में सोल्व करते तो बेटर ये है कि भाई मुझे तो इनके डिफरेंस से मतलब है ना। जैसे इस केस के अंदर में आपने डिफरेंस माना कि ये एक अपने रेफरेंस लेवल पे था, तो मैंने इसको माना कि ये उसका क्या होगा, जीरो लेवल पर होगा। हालांकि है नहीं जीरो लेवल पे, लेकिन रेफरेंस लेवल है ये मेरा, कि 15 मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो गैप आएगा वो मेरे पास में कांस्टेंट है। ठीक उसी तरह से इस केस के अंदर में आप देख रहे हैं 10 का मेरे पास में गैप आ रहा है। तो जो भी रेफरेंस लेवल आपने लिए हैं वो चेंज, जो गैप है वो चेंज डिपेंड नहीं करता है फ्रेम्स के ऊपर में, और फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मेरी मर्जी है, मैं कहीं से भी इसको रेफरेंस लेवल मान के चल सकता हूँ। इन केसेस के अंदर में हम स्प्रिंग के केस में उसकी नेचुरल लेंथ को हमेशा फ्रेम मान के चलते हैं, जो उसका क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस लेवल मान कर चलते हैं। अब मान लो मैं इसको एक्सपेंड करता, तब भी मेरे पास में नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर की तरफ में गया, कितना एलोंगेट हुआ, वो मैं कैलकुलेट कर लेता, फिर सारी कैलकुलेशन ये चलती। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आपने डिफाइन कर दी, तो यहां से आपको पता चला कि ये सिस्टम की क्या हो गई है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई है। और इसमें कौन कौन सा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जो एनर्जी आई है ये किसकी वजह से आई है, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। आप इनको ऐड करो, जो भी वैल्यूज आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी आप उनको सोल्व करो। तो इस क्वेश्चन से आपका सोचने का दायरा थोड़ा सा खुलना चाहिए कि स्प्रिंग और मास इन दोनों के क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अभी मैं देखना स्प्रिंग और मास को सरफेस पे भी चलाऊंगा, एक इंक्लाइन प्लेन पर भी चलाऊंगा, ऊपर से ड्रॉप भी करूंगा, बहुत सारे केसेस के अंदर में हम डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वो सारे केस जब डिजाइन करूं तो बेटर है कि हम एक बहुत अच्छी अप्रोच की तरफ में पहुंच जाएं क्योंकि अगर आप उनको डायरेक्टली सोल्व करेंगे, आपने देखा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन के अंदर में आई है। तो इन चीजों को आसान बनाने के लिए हमारे पास में एक बड़ी खूबसूरत थ्योरम निकल कर आती है, और उसको आप जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने इसको सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि जो हमारे पास में एनर्जी फाइनल इक्वल टू एनर्जी इनिशियल, इसके बराबर में होती है, बस इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने। या फिर ज्यादा से ज्यादा आपने इस फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास में वर्क जो आता है, या आपने देखा होगा कि जो भी एफ नेट डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एम वी डी वी, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने करी होंगी, और यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा कि कैसे हम अपने क्वेश्चन की अप्रोच करें। ठीक है, ये हमें पता है, ये एफ नेट इक्वल टू एम मास वेलोसिटी, ये सब चीजें पता है, लेकिन असल में ये नहीं पता कि ये सारी चीजें आती कहाँ से। अब ये एफ नेट क्या होता है, इस एफ नेट का ही नहीं पता आप लोगों को, कैसे यार आप अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को लगा पाएंगे। तो ये शुरू करूं मैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करता हूं। अब इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना, जो अगले पेज पे ले लेते हैं। चलो, मान लो एक ब्लॉक है, और यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरह से लगाया हुआ है। एक स्प्रिंग ले लेते हैं, जितनी भी बन सकती हैं पॉसिबिलिटी सारी इस क्वेश्चन के अंदर में डाल देता हूँ। आप भी खुश, हम भी खुश, और न्यूमेरिकल बनाने वाला भी खुश, क्योंकि डर ही नहीं लगेगा ना जब आप लोग इसको सोल्व कर देंगे। ये मैंने एक फोर्स लगा, मान लो ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर में हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, एफ एक्सटर्नल मैं ऊपर की तरफ में खींच रहा हूँ। यहाँ पर उसका जो कोफिशिएंट है म्यू हमने प्रोवाइड कर दिया है, दो सरफेसेस है उनके बीच में। ये जो स्प्रिंग है इसका के कांस्टेंट है। यहाँ पर जो इसकी नॉर्मल फोर्स आपको डिफाइन की गई है, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नीचे की साइड में लग रहा होगा, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। भाई दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। पहली फोर्स मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, दूसरा यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स भी आप देख रहे हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गई है, दूसरा इसका मास है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास में आ गई है। म्यू है तो फ्रिक्शनल फोर्स आप लोग समझ पा रहे हैं, उसके जो नॉर्मल वैल्यूज से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ आ रही थी। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट डाल देता हूँ। अब जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को मैं चेंज कर देता हूँ। देखना जितनी भी पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन में डाल सकता है कि ना एग्जामिनर, वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर में, वो सारी एक पॉइंट पर मैं ला के रख रहा हूँ। ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है जो कि मूव कर रहा है विद एक्सेलेरेशन ए नोट, ये हमने मान लिया। और ये जो बॉडी है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है, या एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ में मूव कर रही है, मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन है ए। सिनेरियो समझ में आया आप लोगों को। अब ये पर्सन जो है यहां से इसको देख रहा है, ये किस फ्रेम में है, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में है। समझ में आ रही है आपको,
कि ये एक एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, तो जहां से हम देख रहे होते हैं तो उस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक मोशन में है, यानी कि एक एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो आप कहते हैं कि दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। कंडीशन समझाई थी ना मैंने आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को लेकर, u जीरो हो या फिर a जीरो हो तो वो इनर्शियल होती है, एक्सेलरेटेड आ जाता है तो आपको पता लगता है कि वहां पर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए आपको एक फोर्स डिफाइन करनी पड़ती है, दैट इज स्यूडो फोर्स। अब बताओ इन फोर्सेस के अलावा कुछ और बचा यहाँ पर। अब जाओ अपना उस पॉइंट के ऊपर में जहां पर मैंने आपको फोर्सेस को लेकर बात करी थी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में कितने तरह के फोर्स लग सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चार्जेस नहीं है तो इसको हम अभी भूल जाते हैं। स्प्रिंग का, फ्रिक्शनल, सूडो फोर्स सब लगा दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में। और अब मैं आप लोगों से कुछ चीजें कैलकुलेट करने के लिए पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे इस वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे इनकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी, वेलोसिटी पूछ लूँ मैं, कुछ भी पूछ सकता हूँ, क्या एक्सेलेरेशन होगा, क्या वेलोसिटी होगी, सब कैलकुलेट करने के लिए मेरे को बोल दिया जाए तो मैं कैसे इनकी शुरुआत करूंगा। इन चीजों को आसान करने के लिए हमारे पास में बनती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चलो आपको एक समझ में आता है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट की बात करूं मैं, जो एम ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ नेट जो भी लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास है एम, और इन सभी फोर्सेस को कैलकुलेट करने के बाद में एक एक्सेलेरेशन इस ऑब्जेक्ट में आया ए। ये आपको एक बेसिक ऑब्जेक्ट का पता है कि जब आप कहां से देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस एफ नेट है, यानी कि सारी फोर्सेस को मैं कैलकुलेट करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में डाल दिया, उसकी एफबीडी बना दी। और ये मूव मास m है और एक्सेलेरेशन a से मूव करे। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आता है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको 4 न्यूटन लगाया, इधर से मैंने 3 न्यूटन लगाया, और मान लो इस साइड में मैंने 8 न्यूटन लगाया, तो आप क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं। तो 8 इधर, -3 -4, तो इस पर नेट लगा 1 न्यूटन, इसका मास मान लो 1 kg था। तो एक्सेलेरेशन आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि ये 1 न्यूटन फोर्स है, ये 1 kg को मूव करवाने के लिए, और उसका एक्सेलेरेशन ए हो। तो ये सिनेरियो मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उनको हमने एफ नेट मान लिया, मास हो गया ऑब्जेक्ट का, और ए उसका एक्सेलेरेशन हो गया। ठीक भाई, यहाँ तक समझ में आई बात। अब ये एफ नेट जो है, बहुत सारे दिख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो फोर्सेज हैं, इन सब का कैलकुलेशन मुझे करना चाहिए। तो सबसे पहली फोर्स आपको कौन सी दिखती है, यहाँ पर दिख रही होगी एफ एक्सटर्नल, दिख रही है एफ एक्सटर्नल। ठीक है भाई, अभी एफ नेट की कहानी बता रहा हूँ मैं कौन कौन सी हो सकती है। अगला मास यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमें दिख रही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तीसरा मुझे दिख रहा है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा, इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी आएगी या फोर्स लगाएगा वो भी। तीसरा जो हो गया मेरे पास में, चौथा जो आएगा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, दिख रहा है फ्रिक्शन, म्यू मैंने प्रोवाइड किया है तो कंफर्म है कि वहां पर क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ठीक भाई, अब नेक्स्ट जो आएगा, क्योंकि मैं जहां से देख रहा हूँ, जिस फ्रेम से देख रहा हूँ वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी कि एक्सेलेटेड फ्रेम है, तो वहां से मेरे पास में एक स्यूडो फोर्स आएगी, एफ स्यूडो। तो ये सारे फोर्सेस इस पे लगे, और इन सबको मैं लिख रहा हूं m इंटू में a के बराबर। ठीक, अब a का आपको ध्यान होगा कि जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था तो a की एक रिलेशन बताई थी पोजीशन के साथ में। भाई ये बॉडी का क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को चेंज करी होगी, यानी कि उसका x चेंज हो रहा होगा या y चेंज हो रहा होगा, जो भी कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा होगा, तो कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहा होगा ना। तो एक्सेलेरेशन को विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन आप लोगों ने लिखना सीखा था, दैट इज गिवन बाय v dv बाई dx। क्योंकि यहाँ पर हम y कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ dy। तो इस फोर्स को आप लिख सकते हैं एम वी डी वी बाई डी वाई। ठीक, और अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो हमारे पास में वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई वर्क को, दैट इज एफ नेट इंटू में डी एक्स, ये वर्क डन है। और इसको हम बराबर कर सकते हैं, ये सारा जो आया मेरे पास में, अगर मैं इस डी वाई को इस डायरेक्शन में लेके जाऊं, यहाँ पर सब फोर्सेस के साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। तो यहाँ पर मैं डी एक्स लिखा है, डी वाई भी लिख सकता हूँ यहाँ पर। चलो ये जो बेसिक आपके बुक्स के अंदर में डेफिनेशन लिखी होती है, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ, बाद में मैं उसके ऊपर में भी ले आऊंगा आपको। एम वी इंटू में डी वी, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है कि जितना भी वर्क डन है, ये बेसिकली क्या बताएगा, जितना भी वर्क डन है किसके द्वारा, ऑल फोर्सेज, जितनी भी फोर्सेज जो ऑब्जेक्ट पर लग रही है, उन सब फोर्सेज का वर्क डन है, और उसको आपको इसके साथ में कंपेयर करवाना होता है, ये वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। ठीक है भाई, अगर ये मैं बात करूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है जिसकी वेलोसिटी है
v जो हम वेलोसिटी बात कर रहे हैं, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये वेलोसिटी इस फ्रेम की रिस्पेक्ट में मैं चेक करूं तो ऑब्जेक्ट की मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनली जब हम उसको देख रहे हैं तो v वेलोसिटी है। ध्यान से सुनना, जिस फ्रेम से मैं चेक करूंगा वहीं से हम इसकी वेलोसिटी लेंगे। मान लो मैं इस फ्रेम से चेक कर रहा हूं तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर वेलोसिटी v है। मैं ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा होकर नहीं देख रहा हूँ, मैं इस फ्रेम की बात कर रहा हूँ। जब मैं ग्राउंड फ्रेम पे खड़ा होकर देखूंगा तो ग्राउंड फ्रेम वाली लूंगा मैं। क्वेश्चन आएंगे तब और क्लैरिटी आएगी। अब ये समझो कि जिस फ्रेम में आप खड़े होकर देख रहे हो ना उस फ्रेम से आप ले लो। मान लो मेरे पास में नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं होती, मैं ग्राउंड फ्रेम से चेक कर रहा होता तो भी वेलोसिटीज अलग होती। यहाँ पर मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटीज अलग है, क्योंकि रिलेटिव वाला कंसेप्ट भी हमें यहाँ पर लगाना होता है। तो मैंने जर्नल मान लिया कि ये यू है और यहाँ पर हमने मान लिया इसका वी है। ठीक भाई, अब ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एफ नेट इंटू में डी एक्स को आप रखें यहाँ पर, और यहाँ से आपके पास में आएगी हाफ एम वी स्क्र माइनस में हाफ एम यू स्क्र। और ये जो एनर्जी होती है इसको आप लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आपने लिख दिया कि जो भी वर्क डन यहां पर हो रहा है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस कैन बी गिवन एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है। अब ये वर्क डन जो आपने टर्म यहां पर यूज कर दी है ना, ये ऑल फोर्सेस के थ्रू है। तो ऑल फोर्सेस के थ्रू होने से मुझे इस वर्क डन को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि हर फोर्स इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क डन कर रहा है। ठीक, अब एक चीज और देखो कि ये जो फोर्सेस थी ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये कैसी फोर्स थी? कंजर्वेटिव फोर्स थी। ये फ्रिक्शनल फोर्स थी, ये कैसी थी? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स थी। तो इनके वर्क डन आप लिख सकते हैं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस में वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन कौन से आ गए हैं? यहां पर आपका ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग दोनों आ गए हैं। ठीक है ना, जो भी आपको दिख रहा है यहां पर जो कंजर्वेटिव फोर्स लगा सकता है उसको आप कंसीडर कर लो, उसमें सारा इंक्लूड हो गया है। ये वर्क डन जो है उसके अंदर में इंक्लूड हो गया है। फिर दूसरा मेरे पास में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, उसकी जो भी कैलकुलेशन आएंगे उनको हम एक सेपरेट रख लेते हैं। बाकी हमारे पास में स्यूडो है और इसको हम किसके बराबर में लिखते हैं? के फाइनल माइनस में के इनिशियल। अब ये जो हमारे पास में वैलिड है ना, जो हम u और v जितना भी यहाँ पर लिखते हैं वो बेसिकली हम जिस फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं ना, जिस फ्रेम के साथ में हम मेजर करना चाह रहे हैं उस फ्रेम के रेफरेंस में हम लिख लेते हैं। यानी कि u भी उसके फ्रेम में डिफाइन की जाती है, v भी उसकी फ्रेम में डिफाइन करी जाती है रिलेटिव मोशन के थ्रू। तो यहाँ से आपको इसके बारे में समझ में आता है। अच्छा, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि हमें वर्क डन निकालूंगा मैं, वर्क डन से मैं कैलकुलेट करूंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को, तो इंटीग्रेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा और इंटीग्रेशन से सोल्व करके मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हमारा फायदा क्या कि हमें mgh और हाफ के एक्स स्क्वायर इस तरह की इक्वेशन जो पड़ी है तो हमें इनका यूज आना चाहिए। तो मैं इनकी टर्म में अगर लिखना चाहूँ, वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो वर्क डन कैन बी गिवन एज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी गिवन एज माइनस ऑफ डेल यू, और जिसको आप लिखते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल। यानी कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स आपको दिख रही हैं, कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर इस क्वेश्चन में? यहाँ पर आपके पास में एक स्प्रिंग फोर्स है और दूसरा आपको जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था वो दोनों कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स है। तो उनकी फोर्सेस की वजह से जो भी वर्क डन हमारे पास में होता है उसकी वैल्यू उसके पोटेंशियल डिफरेंस होती है, यानी कि यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल उन कंजर्वेटिव फोर्सेस का हम यूज करते हैं। जैसे मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये इनिशियल वैल्यू है यू इनिशियल, ये यू फाइनल है, यहाँ पर मान लो 10 जूल है, यहाँ पर मान लो 20 जूल है। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस कंजर्वेटिव का तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 10 जूल आएगी। यही उसका वर्क डन होता है। क्योंकि मैं अपनी चीज़ों को आसान बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे लिए बेटर ये होगा क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर में बहुत अच्छे से कमांड बना चुके हैं, चाहे स्प्रिंग का हो चाहे मेरे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हो, उन सबको समअप करना आना चाहिए। अब वो समअप का ही खेल है सारा। तो ये जितने भी वर्क डन है किसके थ्रू, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी डिफाइन होती है? हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स की डिफाइन होती है, जिसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं यू इनिशियल माइनस में यू फाइनल। ठीक है भाई, अगर मैं इस रिलेशन को थोड़ा सा और चेंज करके लिखना चाहूं तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं उनको मैं एक तरफ ले जाता हूं, एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई स्यूडो, और यहां से आप दूसरी तरफ में लेके जाएंगे तो आपको पता लगेगा के फाइनल माइनस में प्लस में यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस में यू इनिशियल।
जब आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो यही होगा कि ये माइनस था वो प्लस हो जाएगा और प्लस है वो माइनस हो जाएगा और इन दोनों के साथ में ये ऐड ऑन हो जाएंगे। फाइनल को मैंने एक तरफ किया, इनिशियल को मैंने एक तरफ में कर लिया। ठीक है भाई। लेकिन 99 क्वेश्चन परसेंट जो आपके पास में क्वेश्चंस मिलते हैं ना, उसके अंदर में ये नहीं मिलेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं मिलेंगी, नॉन कंजर्वेटिव वाला नहीं मिलेगा, स्यूडो फोर्स वाला भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने वो वर्स्ट से वर्स्ट केस लिया है कि आपको अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस भी मिल जाए ना, तो आप सारे फोर्सेस को लगा सकते हैं, सारे फोर्सेस की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। क्योंकि वर्क डन, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स है, इसके लिए तो आपको भाई बेसिक अपना फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, जिसको आप जानते हैं एफ डी एक्स के थ्रू इंटीग्रेट करके, वहां पे तो हमें इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। इसके लिए भी आपको नॉन कंजर्वेटिव वाला फोर्स है, वहां से आपको पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स का पता होना चाहिए, जो कि निकलता है म्यू इंटू एन से, और फिर उसको हम डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। स्यूडो फोर्स भी जो आएगा मेरे पास में क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, ये लेते हैं ना, ए नोट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हम इसको क्या करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनका तो हम डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते, मतलब कैलकुलेट नहीं कर सकते, वेरी करेंगे तो अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी इनकी अलग अलग रहती है हमेशा। कंजर्वेटिव फोर्स का ही हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। तो लेकिन इनके सभी क्या है, पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो इसकी वजह से इनकी वैल्यू जो अलग अलग आएंगी। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये कह सकते हैं कि हम कंजर्वेटिव को एक तरफ में रख लें और नॉन कंजर्वेटिव है उनको एक तरफ में रख लें। तो बस ये एक आप इसकी शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। 99% केसेस के अंदर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसके अंदर में आपको कंजर्वेटिव फोर्स का ही मिलेगा, उनसे ही आप इजीली उनको सोल्व कर लेंगे। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के मिलेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है जिसके अंदर में ये सारी वैल्यूज हैं, ये किसके बराबर में रहेंगी, ये सारी वैल्यूज आप जीरो मान सकते हैं। जितना भी यहाँ पर लिया गया है इसको आप जीरो मान सकते हैं। अगर नहीं गिवन है तो फिर इनकी वैल्यू रखनी पड़ेंगे भाई। अभी मैं जो केस ले रहा हूं, क्योंकि 99% हम कंजर्वेटिव पे बात करते हैं, तो कंजर्वेटिव होने की वजह से मैं इनको जीरो पुट कर देता हूं, और यहां से जो निकल कर आएगा, आप जो मेरे पास में रिप्रेजेंट करते हैं इसको के एफ प्लस में यू एफ, यानी कि फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस में यू इनिशियल, और ये वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर में होगी, क्योंकि हमने जो वैल्यू थी यहाँ पर उनको हमने जीरो मान लिया। एक शॉर्ट ट्रिक आप यहाँ पर ये ध्यान रख सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है, तो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स है उसको राइट साइड में लिखने की एक हैबिट डाल लो। बाकी जो भी फोर्सेस बच गए उनको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो। कंजर्वेटिव फोर्स है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उनको एक तरफ में लाओ। तो ये आपने काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स है सभी को एक तरफ में ले आए। तो यहां से जो आपके पास में रिलेशन आएगा, मेरा मेन मोटिव यहाँ पे डेरिवेशन करवाना नहीं है, मुझे एक एक कॉन्सेप्ट को समझाना है कि कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, कब हम उनको जीरो मानते हैं। एक्चुअल में जो फॉर्मूला आप लोग यहाँ तक छोड़ देते हैं ना कि ये मेरे पास में वर्क डन हो गया, जो ये वाला है, यहाँ तक कहाँ बताया था मैंने आपको, पिछले स्लाइड में यहाँ पर जो बताया था, आप लोग यहीं तक पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये एफ नेट में सारी फोर्सेस हमें देखनी पड़ेंगी कि कितनी उसके ऊपर में लग सकती है। पहले तो उस पर कंजर्वेटिव लग सकती है, नॉन कंजर्वेटिव लग सकती है, एक्सटर्नल फोर्स लग सकती है, या फिर स्प्रिंग फोर्सेज जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो लग सकती है, या स्यूडो फोर्स लग सकती है। सभी को कैलकुलेट करो। अब नहीं है तो उनको जीरो मान लो भाई। तो यहां से मेरे पास में रिलेशन बन के आता है, दैट इज इक्वल टू के एफ प्लस में यू एफ इक्वल टू के इनिशियल प्लस में यू इनिशियल। ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किसी भी सिस्टम की, ये कौन से सिस्टम्स हैं, ये जो यहां पर लिखे हैं ये कंजर्वेटिव उसकी है, जो कंजर्वेटिव फोर्सेज है ना उनकी कहानी लिखी है मैंने ये सारी। और ये वर्कडन जो आपने कैलकुलेट किया था किसका था, ये जो आप वर्कडन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गया भाई, ये वर्कडन जो था हमारे पास में किसके कैलकुलेट कर रहे हो, जो हमारे पास में कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं उन्हीं के वर्कडन कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया ये वैल्यू। तो यहां से आपको पता लगा कि ये सारा का सारा खेल किसका है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यानी कि एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जब आपने इनिशियल लेवल पर रखा था, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है उसकी, चाहे मेरे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल सॉरी ग्रेविटेशनल की वजह से जो उसके अंदर में आ रही है पोटेंशियल एनर्जी, जब वो मूव कर रहा होगा तो क्या उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और जितनी भी उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ सकती है, या तो उसकी ग्रेविटेशन की वजह से आ सकती है, या फिर उसकी स्प्रिंग की वजह से आ सकती है। इनिशियल लेवल पर सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट भी डाल दूंगा तो इलेक्ट्रोस्टैट, जब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट आ जाएगा,
यहाँ पर मेरे पास ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग सारी फोर्सेज जो इनिशियली उसके पास में है उन सभी को आप क्या करेंगे, उसकी एनर्जीज को यहाँ पर लिखेंगे। और सिस्टम की जब फाइनल पोजीशन पर जब पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो वहां पर जितनी भी उस पर लग रही हैं फोर्सेज, चाहे काइनेटिक एनर्जी उसकी ग्रेविटेशन के कारण में आई हो, या फिर दूसरे किसी पैरामीटर्स के थ्रू आई हो, इलेक्ट्रोस्टैट के थ्रू आई हो, या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशन की वजह से, या फिर उसके अंदर में स्प्रिंग की वजह से आई है, वो फाइनल उन सबको हमें क्या करना होता है, इक्वेट कर देना होता है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। अब सूडो वाला केस भी हम हटा देते हैं, अब हटाते चलते हैं केसेस को। मान लो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का मिलता है कि वो ग्राउंड फ्रेम में अब चेक कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम में चेक करने के लिए आपका ये रिलेशन क्या बन जाएगा, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव ओनली प्लस में वर्क डन बाई एक्सटर्नल अगर है तो, और ये वैल्यू इस साइड में हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दिस इज इक्वल टू के फाइनल प्लस में यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस में यू इनिशियल। ये आपका सिस्टम रहेगा। अब अगला केस क्या हो सकता है, ये मान लो दूसरी इक्वेशन हो गई है। अगली इक्वेशन क्या हो सकती है कि नॉन कंजर्वेटिव ना हो, खाली ये हो, तो वर्क डन एक्सटर्नल के फाइनल प्लस में यू फाइनल, क्योंकि ये तो भाई इस साइड में तो सारी क्या आएंगी, मैंने कहा ना कि इस साइड में हमेशा किसकी लिखने की आदत डालो, कंजर्वेटिव फोर्स की। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है उनको हमेशा इस साइड में लिखो, इधर तो बस कम करते हुए जाना है मेरे को। ये के इनिशियल प्लस में यू इनिशियल, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो आप इनको कोई एक नाम भी दे सकते हैं कि के यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में यू यानी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एक सिस्टम की क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाएगी ये, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम जो मेरे पास में थी उसका मेन रिलेशन आपको ये याद रखना है, ये याद रख लेंगे तो सारी कैलकुलेशन आप इजीली कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये जो मैंने बताया, जब आपको 99% केसेस के अंदर में अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है तो डायरेक्टली इन्हीं से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो, जो हमने काइनेमेटिक्स के अंदर में चीज़ें पढ़ी हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर आगे फॉरवर्ड किया है। ये क्या किया था देखो, इस केस में मैंने जो एक्सेलेशन था उसके अंदर में डी वाई की मैंने किया और बस इंटीग्रेट करने के लिए उसका फॉर्म चेंज कर दिया, ताकि मैं उसकी एनर्जी के फॉर्म के अंदर में उसके वर्क डन को डिफाइन कर सकूं। क्योंकि ये मेन मोटिव था, मुझे फोर्स पता है, अगर मैं फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता है कि वर्क डन पता लग जाएगा। और वर्क डन और इन दोनों के बीच में मुझे एक रिलेशन पता है एनर्जी के बीच में, दैट इज डेल यू। और ये डेल यू मुझे पता लग गया तो मैं सिस्टम की एनर्जी को आराम से निकाल सकता हूँ। तो अप्रोच समझने की कोशिश करो कि मुझे एफ डॉट डी एक्स पता लगा, यहां से मुझे वर्क डन का पता लग गया, और वर्क डन का पता लगा तो मुझे डेल यू का पता लग गया, यानी कि इसकी एनर्जी का पता लग गया। अब ये एनर्जी निकालने के लिए मुझे जितने भी उस पर नेट फोर्सेज हैं, चाहे स्यूडो फोर्स हो, चाहे आपके पास में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, सब के थ्रू आप निकाल सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वेश्चन के अंदर में आपको प्रोवाइडेड है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमेशा राइट साइड में लिखने की कोशिश करो, बाकी जो बच गए उनको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो। तो ये जो सिस्टम की है इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो अगर मेरे पास में एक्सटर्नल फोर्सेज या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो अब डायरेक्टली अपना जो फॉर्मूला अभी आपने सीखा कि ई फाइनल, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम की एनर्जी को, एक सिंबल है ये, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ई फाइनल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू ई इनिशियल, किसकी, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उनकी वजह से जो सिस्टम के अंदर में एनर्जी है। और एनर्जी किसकी वजह से आ सकती है, उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आ सकती है या फिर पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हमें कैलकुलेट करने आता है। चाहे आपके पास में स्प्रिंग का हो, उसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है हाफ के एक्स स्क्वायर से, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एम जी एस से लिखते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, फिर हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि एक कहो कि नींव तैयार करती है आपकी ये, जिस क्वेश्चन को आप एक मेथड से सोल्व करते थे पहले, काइनेमेटिक्स के अंदर में इक्वेशंस का यूज करते थे, इसको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक से आप समझ जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से नीचे की तरफ में आ रहा है, h हाइट से आ रहा है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करनी है आपको, फाइंड v। कर देंगे सोल्व इसको, सभी को आता होगा ये, जो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर में पढ़ा था। क्या निकली थी आपकी, इसकी वैल्यू निकल के आती है √2gh, यही आती है ना आपकी। ये तो आपने काइनेमेटिक्स के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू निकालना शुरू किया कि इसका एक्सेलेरेशन g होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ली, एक्सेलेरेशन हो गया, h हाइट किया, ये सारा ट्रेवल किया। लेकिन मैं इसको एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर भाई एक पोटेंशियल, अगर मैं ये मान लूँ कि ये मेरे पास में एक रेफरेंस, क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो हमेशा एक रेफरेंस लेवल मानना होता है। तो मैं रेफरेंस लेवल इसको मान लूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे पास में रेफरेंस लेवल है ये, और इसके रिस्पेक्ट में मैं सारी कैलकुलेशन करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस पॉइंट पर कोई ना कोई एनर्जी होगी, चाहे किसी भी फैक्टर के थ्रू हो।
या फिर उसकी वेलोसिटी के अंदर में चेंज आए, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी, किसी ना किसी के अंदर में कन्वर्जन आएगा। तो एनर्जीज का कंसेप्ट मैं लगा सकता हूँ जब ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है, यानी कि फोर्स भी लग रही है और एक डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर में वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन हो रहा है तो मैं उसको उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ कि ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, ये फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखना शुरू करो, और लिखोगे तो एक लाइन का क्वेश्चन है ये बस। पहले देखो कि स्टेप वन कि कौन कौन सी फोर्सेज है, तो यहां पर आपको समझ में आता है कि केवल और केवल इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रहा है, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपको ये समझ में आता है कि ये क्या है, अपने आप में एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में आप रिदम बनाते जाएंगे तो जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप आपको बार बार ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो मुझे पता है कि ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, और ये ई को हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल थी ये फाइनल थी, ये फाइनल थी। अब देखो कि ऑब्जेक्ट जब यहां से गिर रहा है, जब इनिशियल लेवल पर एक रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, जीरो, ठीक है भाई। ये रेफरेंस लेवल है, ये मैंने इसकी इनिशियली यहां से मैं नीचे की साइड में इसको गिरा रहा हूं, तो यू इनिशियल एम जी एच, समझ में आता है कि इतनी हाइट पर है तो उसका जो वैल्यू है वो एम जी एच हो गया। ये फाइनल, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ रहा होगा, इस पॉइंट पर टकरा रहा होगा, तो इसके पास में एक वेलोसिटी होगी हाफ की एम वी वी होगी, और फिर भी उसके पास में एक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आप काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। और जब ये रेफरेंस लेवल पर पहुंच जाता है तो रेफरेंस लेवल का मतलब ये होता है कि वहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मेरे पास में जीरो हो गई है, एम से एम कैंसिल हो गया, वी निकालो कितना आया, रूट टू जी एच। तो देखो, आपने अपने काइनेमेटिक्स के थ्रू निकाला तब भी आया, और वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू निकाला तब भी आपका आंसर ये आया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी चीज़ों को आसान करती है, सिर्फ आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए, फेमिलियर हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर में देखेंगे। अगर मान लो मैं कोई और फोर्सेस इसके अंदर में डाल देता, अब आगे जब मैं डालूंगा इसके अंदर में तो मैं स्प्रिंग डाल दूंगा इसके अंदर में, फिर ब्लॉक्स डाल दूंगा इसके ऊपर में, मास डालना शुरू कर दूंगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन इसके अंदर में बना सकता हूँ। तो आपको उन सभी क्वेश्चंस की एक अप्रोच समझ में आनी चाहिए, कैसे इनको सोल्व करना है और कैसे इनकी जो वैल्यूज हैं वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, आई होप आपको इस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि कैसे हमें उसको यूज़ करना होता है। तो ये इनिशियल फाइनल बराबर किया, फिर हमने उसकी काइनेटिक एनर्जीज को देखना शुरू किया, इनिशियल लेवल पर कितनी कंजर्वेटिव, क्योंकि खाली कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसकी कैलकुलेशन मुझे आती है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी, ग्रेविटेशनल, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम होती है। और जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो हाफ एम स्क्वायर उसका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो जैसे हिट करेगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मैंने दोनों को कंपेयर किया और यहाँ से मेरे पास में वी निकल कर आ गया। ये इतना सिंपल नहीं है ये कि क्योंकि मुझे आगे की चीज़ों को स्मूथ बनाना है, इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम का मुझे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज की इस क्लास के अंदर में, बाकी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके अंदर में देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, आप एक बार ट्राई करना, जो भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उसका यूज़ करते हुए। एक स्प्रिंग है, यहाँ पर स्प्रिंग मैंने लगा दी है जिसका के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, 5 न्यूटन पर मीटर है। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, और यहाँ से मैंने इसके एच हाइट ये है, ये एच हाइट है, यहाँ से इसको क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट से इसको ड्रॉप किया गया। आपको क्या निकालना है, कंप्रेशन निकालना है, किसके अंदर में, स्प्रिंग के अंदर में कितना कंप्रेशन आया होगा। अब आपको वही सारे कॉन्सेप्ट लगाने हैं कि मैं किसको नेचुरल लेंथ मानूं, किसको मैं रेफरेंस लेवल मानूं। पहली चीज़ तो आपको रेफरेंस लेवल आना चाहिए, ठीक है, वहाँ पर मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो होगी। और रेफरेंस लेवल किसके लिए डिसाइड करेंगे, हम स्प्रिंग के लिए करेंगे। फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंप्रेशन होगा तो कितने नीचे जाएगा, और उसके लिए मुझे कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना है। फिर आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास में कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल है, दो कंजर्वेटिव फोर्स होंगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और एक स्प्रिंग वाली होगी, दोनों के पोटेंशियल एनर्जी इनके डिफाइन करेंगे सिस्टम के इनिशियल पर और सिस्टम के बाद में। कोई स्यूडो फोर्स नहीं है इसके अंदर में, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ मैंने क्या कहा, ड्रॉप किया है, यानी कि अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, तो आप डायरेक्टली इनका यूज करें
और यहाँ से आपको ये निकालना है कि कितना कंप्रेस हुआ, यानी कि ये अगर कंप्रेस होकर नीचे की साइड में गया है तो कितना कंप्रेस हो गया, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं जो कंप्रेस हुआ है, तो कितनी कंप्रेशन उसके अंदर में आई है। तो आप इसको सोल्व करें। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर में मैं इसका और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी आपने पढ़ा है। अच्छा, अगर कर लें तो एक मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा आपके पास में एक इक्वेशन बन के आएगी, दैट इज 5x² माइनस में 2x माइनस में 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बनेगी। अगर ये इक्वेशन आपकी बन जाती है सारी कहानी लगाकर, तब तो आप समझे कि भाई आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बिल्कुल सही है, वरना दोबारा से उसके ऊपर में गौर फरमाने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में हम आगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। थैंक यू।